हेलो दोस्तों, वन नाइट प्रेप में आपका स्वागत है। आज बज रहे रात के 3:30 और टेम्परेचर है यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस और आपके सामने पेश है गर्मा गर्म लेक्चर एक इंटरमीडिएट कोड जनरेशन पे। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था सेमांटिक एनालिसिस, जो कि हमारा थर्ड फेज़ था। अब हम आज देखेंगे फोर्थ फेज़, जो कि इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने बताया था कि आईसीजी का काम होता है एक ऐसा कोड बनाना जो उसको मशीन इंडिपेंडेंट बना दे। जो हमारा फ्रंट एंड था, आईसीजी फ्रंट एंड का पार्ट था, ये एक ऐसा कोड जनरेट करता है जो कि फिर फाइनली हमारा मशीन इंडिपेंडेंट बन जाता है, मशीन पे डिपेंड नहीं करता, यानी मशीन का जो आर्किटेक्चर है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका इंपॉर्टेंस तो आप समझ ही गए। जैसे कि जावा में बाइट कोड होता है, वो बाइट कोड क्या है, एक आईसीजी है, टाइप ऑफ आईसीजी है। वो उसको मशीन इंडिपेंडेंट बनाता है, यानी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। आईसीजी को रिप्रेजेंट करने के लिए 3-4 तरीके हैं हमारे पास। एक है सिंटैक्स ट्री, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था। एक है पोस्टफिक्स नोटेशन, वो भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था जब सेमांटिक एनालिसिस बताया था। एक होता है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, डीएजी। इसको हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। और फाइनल है 3 एड्रेस कोड, जिसको हम अच्छे से इस वीडियो में कवर करेंगे। 3 एड्रेस कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में जनरली इस पर क्वेश्चन आ ही जाता है। और इन जनरल बात करें तो ज़्यादातर जो मशीन होते हैं, ज़्यादातर कंपाइलर होते हैं, वो पोस्टफिक्स नोटेशन का ही यूज़ करते हैं फॉर आईसीजी, क्योंकि वो एक लीनियर स्कैन में पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करके उसको मशीन इंडिपेंडेंट बना देता है। बाकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बार बार स्कैन करना पड़ता है कोड को, 1 पास 2 पास, तो उसमें टाइम लगता है। इसलिए जनरली पोस्टफिक्स नोटेशन यूज़ होता है। 3 एड्रेस कोड भी काफ़ी जगह यूज़ होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 3 एड्रेस कोड क्या है? एक टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंटैक्स ट्री एंड डायरेक्टिव एसाइक्लिक ग्राफ। तो सिंटैक्स ट्री हमने बताया था, एक ट्री स्ट्रक्चर था, उसकी जो लीनियर रिप्रेजेंटेशन है वो होती है 3 एड्रेस कोड। नाम से पता चल रहा है कि एक स्टेटमेंट में मैक्सिमम 3 एड्रेस होंगे। मैक्सिमम 3 एड्रेस का मतलब क्या है कि हम सिर्फ वही स्टेटमेंट लिखेंगे जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स हो सकते हैं। जैसे कि x इक्वल टू वाई ऑपरेटर जेड, ये BOP मैंने बाइनरी ऑपरेटर के लिए लिखा है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी, तो y प्लस z। तो इसमें आप देखो सिर्फ 3 एड्रेसेस प्रेजेंट है, 3 टर्म्स प्रेजेंट है जिनका हम एड्रेस स्टोर करके रखेंगे अपने पास। अब अगर यहाँ पे प्लस w होता तो हम उसको ब्रेक डाउन करते। अभी मैं एग्जाम्पल जब दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा। दूसरा टाइप ऑफ स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि 3 एड्रेस कोड की कैसी कैसी अलग अलग टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट है x इक्वल टू यूनरी ऑपरेटर y। यूनरी ऑपरेटर मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस वाई, कि x की वैल्यू क्या है, माइनस वाई। अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू -2 है। तो यूनरी ऑपरेटर, इसमें आप देखो दो ही हमारे यूज हुए हैं, 2 एड्रेसेस। तो 3 एड्रेस कोड कहता है कि एट मैक्स मैक्सिमम 3 एड्रेस यूज होंगे, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। नेक्स्ट है कॉपी ऑपरेटर, ये तो सिंपली कॉपी कर रहे हैं हम x इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू को x में हम स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, ये है हमारी कंडीशनल जंप स्टेटमेंट। कंडीशनल जंप स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ x रिलेशनल ऑपरेटर, मान लो लिखा है इफ x लेस देन y, अगर x y से कम है तो गो टू l। l वाली जो लाइन होगी, लाइन नंबर 30, लाइन नंबर 19, जो भी लाइन है उसमें आप चले जाओ। तो अगर x y से कम है तो गो टू लाइन l। अभी जब हम फॉर लूप का 3 एड्रेस कोड बनाएंगे तो इसमें आपको समझ आएगा। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है, गो टू एल। गो टू एल में क्या है, अनकंडीशनल जंप, मतलब कोई कंडीशन नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा लाइन नंबर सो एंड सो में। फिर ये है एड्रेस एलोकेशन के लिए। एड्रेस को हम जब कॉपी करते हैं तो x इक्वल टू एंड वाई। एंड वाई का मतलब क्या है, y का एड्रेस को हम स्टोर कर रहे हैं x के अंदर। x इक्वल टू स्टार वाई, स्टार क्या है, पॉइंटर। तो y में जो वैल्यू स्टोर्ड होगी, y हो सकता है हमारा कोई एड्रेस हो, तो y के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको हम असाइन कर रहे हैं x में। और x इक्वल टू वाई के सिंपली एड्रेस हम असाइन कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ y को हम स्टोर कर रहे हैं एड्रेस ऑफ x में। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट अब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अब एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो एक सिंपल स्टेटमेंट हमें लिखी हुई है हमारे सामने, a मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ b प्लस सी। ये माइनस के यूनरी ऑपरेटर है, तो b प्लस सी की वैल्यू निकालो, उसको माइनस के साथ असाइन करो और फिर मल्टीप्लाई करो a से। तो अब इसका हमें 3 एड्रेस कोड बनाना है। 3 एड्रेस कोड क्या है कि मैक्सिमम 3 एड्रेस हो सकते हैं गिवन स्टेटमेंट में। तो देखो सबसे पहले हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, b प्लस सी। तो एक टेम्पररी वेरिएबल बनाएंगे हम, इसको रजिस्टर कह सकते हैं, एक टेम्पररी रजिस्टर है जिसके अंदर हम b प्लस सी की वैल्यू को स्टोर कर लेंगे, b प्लस सी की वैल्यू। अभी जो मैंने टाइप्स ऑफ 3 एड्रेस कोड स्टेटमेंट लिखी थी उसमें एक स्टेटमेंट थी ये x इक्वल टू वाई प्लस जेड, वही लिखा है मैंने। नेक्स्ट में क्या करूँगा, अब
एक सेकेंड टेम्पररी वेरिएबल T2 बनाया जिसमें मैंने यूनरी माइनस जो था हमारा ये यूनरी माइनस था, इसको यूनरी माइनस को असाइन किया T1 के साथ, क्योंकि T1 क्या B प्लस सी, तो यूनरी माइनस लग गया हमारा T1 के साथ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन है A मल्टीप्लाई बाय T2, जो A मल्टीप्लाई बाय T2, ये T2 वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे A से। तो एक थर्ड टेम्पररी वेरिएबल बनाया मैंने और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करी A मल्टीप्लाई बाय T2। तो आप ये देखो 3 एड्रेस कोड में हमारा कन्वर्ट हो गया। हर एक स्टेटमेंट में मैक्सिमम 3 एड्रेस है, इसमें 3 एड्रेस है, इसमें 2 एड्रेस है और इसमें 3 एड्रेस है। ठीक है, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल था। नेक्स्ट फॉर लूप का देखते हैं, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें हम एरे का समझेंगे कि कैसे 3 एड्रेस कोड बनाया जाता है। 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे तीनों डिस्कस करेंगे। तो देखो एक फॉर लूप है, तो इनिशियली i की वैल्यू 1 है, तो मैं लिख देता हूँ i इक्वल टू 1, i की वैल्यू हमने 1 असाइन कर दी। नेक्स्ट अब एरे के अंदर, एरे के ith इंडेक्स में हम स्टोर कर रहे हैं ये पर्टिकुलर वैल्यू, ये वैल्यू फिक्स है, x की वैल्यू कहीं इनिशियली हमने कोड में डिक्लेयर करी होगी, तो ये वैल्यू फिक्स है, तो हम कह देते हैं T1 टेम्पररी वेरिएबल में इस वैल्यू को हम स्टोर कर देते हैं कि x इंटू 5 को हमने T1 में स्टोर कर दिया, 3 एड्रेस कोड बना दिया। नेक्स्ट देखो, अब बहुत ध्यान से समझना a ऑफ i। अब आप कहोगे कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, a ऑफ i इज इक्वल टू T1, क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं, ये चीज़ आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो ये एरे है ना, ये इटसेल्फ एक 3 एड्रेस होता है। समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। देखो अगर मैं बात करूँ कि एरे, जो एरे का 0th इंडेक्स है, जो बेस एड्रेस है, वो मान लीजिए बेस एड्रेस है b, बेस एड्रेस है b, ठीक है। तो एरे का जो नेक्स्ट इंडेक्स होगा वो कहाँ, किस एड्रेस पे स्टोर होगा? एरे का जो नेक्स्ट इंडेक्स होगा किस स्टोर पे होगा? बेस एड्रेस प्लस साइज ऑफ इंटीजर। हम इंटीजर की बात कर रहे हैं क्योंकि इंटीजर स्टोर कर रहे हैं, सब इंटीजर्स है। अगर कैरेक्टर होता तो मैं +1 बाइट करता, बट जो कि इंटीजर है तो +4 बाइट, क्योंकि शुरू की 4 बाइट्स 0th इंडेक्स ले लेगा, फिर नेक्स्ट 4 बाइट्स फर्स्ट इंडेक्स लेगा, उसके अगला इंडेक्स जो होगा वो क्या बन जाएगा? B+8 बन जाएगा। तो एक चीज़ आप नोटिस करो कि ith इंडेक्स जो होगा, ith इंडेक्स जो होगा वो होगा b प्लस साइज ऑफ इंटीजर। साइज ऑफ इंटीजर मान लो w से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, साइज ऑफ इंटीजर मल्टीप्लाई बाय i। आप चेक करो, ये लिखा हुआ है b प्लस 4 इंटू 2, ये लिखा हुआ है b प्लस 4 इंटू 1, ये लिखा हुआ है b प्लस 4 इंटू 0। तो 4 क्या है यहाँ पे? साइज ऑफ इंटीजर, साइज ऑफ डेटा टाइप। तो w को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ साइज ऑफ डेटा टाइप। तो ai का मतलब है ये, ai की एक्सपेंडेड फॉर्म है ये। तो आप ये देखो इटसेल्फ 3 एड्रेस कोड नहीं है, ये 3 एड्रेस कोड से ज़्यादा है। इसमें आप देखो 1 2 3 4 एड्रेसेस स्टोर हो रहे हैं। तो हमें पहले a ऑफ i को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद उसके अंदर हम वैल्यू असाइन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, किसी भी चैनल पे एक्सप्लेन नहीं है, तो आप ध्यान से देखिएगा और एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पर, ठीक है। तो अब आप देखो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था, अब नेक्स्ट मैं एक T2 वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं साइज ऑफ इंटीजर को स्टोर करूँगा। इंटीजर यानी जो हमारा डेटा टाइप है x इंटू 5, ये है इंटीजर, ठीक है। इस इंटीजर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर एक कैरेक्टर होता तो साइज़ क्या हो जाता हमारा 1 बाइट, w की वैल्यू क्या होती है 1 बाइट। तो T2 के अंदर मैंने स्टोर कर लिया साइज ऑफ इंट, यानी हमने w की वैल्यू निकाल ली। अब एक T3 वेरिएबल मुझे बनाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू होगी T2 मल्टीप्लाई बाय i, T2 मल्टीप्लाई बाय i, ये हम निकालेंगे। तो उसको हमने T3 में स्टोर कर लिया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है T4 में हम क्या करेंगे? बेस एड्रेस प्लस w इंटू आई, w इंटू आई तो T3 है, इसमें हमें बेस एड्रेस ऐड करना पड़ेगा। तो बेस एड्रेस क्या होता है? एंड ए। बेस एड्रेस को हम डिनोट करते हैं एंड ए, एड्रेस ऑफ ए। तो एड्रेस ऑफ ए के लिए भी मुझे एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि एड्रेस ऑफ ए इटसेल्फ हमारा 3 एड्रेस कोड है, यहाँ पे 3 एड्रेसेस है। तो T4 रजिस्टर में मुझे पहले स्टोर करना पड़ेगा इसका एड्रेस क्या है, और फिर फाइनली एक T5 रजिस्टर को मैं कहूँगा कि करंट एरे को क्या असाइन कर रहा हूँ मैं? करंट एरे की पोजीशन निकाल रहा हूँ मैं, ये पोजीशन निकाल रहा हूँ। तो ये क्या है? बेस एड्रेस यानी T4 प्लस w इंटू आई क्या था? T3। तो आप चेक करो, मैंने सबको बेस एड्रेस में, सबको 3 एड्रेस कोड में कवर कर दिया। तो आप देखो ये साइज ऑफ इंट, ये 3 एड्रेस कोड है, इसको हम मर्ज नहीं कर सकते। किसी भी
दो टेम्परेरी वेरिएबल्स को मैं एक लाइन में नहीं लिख सकता, ये सब इंडिविजुअली 3 एड्रेस कोड है, ठीक है। अभी भी मैंने वैल्यू असाइन नहीं करी, मैंने बस वो एड्रेस निकाला है जिस एड्रेस पे मैं ये वैल्यू स्टोर करूँगा। अभी बस मैंने एड्रेस निकाला है, तो मुझे एड्रेस के अंदर वो वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी, एड्रेस के अंदर वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। तो मैं क्या कहूँगा, T5 एक नेक्स्ट पॉइंटर बनाता हूँ, या इसी में कह देता हूँ वैल्यू ऑफ T5 की वैल्यू क्या है, T5 की वैल्यू है T1। तो T1 पॉइंटर के अंदर मैंने T5 वैल्यू असाइन कर दी। या इसको भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ। इसको मैं ब्रेक कैसे कर सकता हूँ कि एक T6 वेरिएबल बनाता हूँ और उसके अंदर मैं T5 की वैल्यू स्टोर करूँगा, या पहले वाला ही ठीक है, आप नॉर्मल रखो कि T5 पॉइंटर, ये तो एड्रेस था, तो उस पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी T1, तो ये अभी हमारा सिंगल हो गया। अब फॉर लूप कैसे चलता था, I1 था, अंदर गया, फिर वो चेक करता है कंडीशन, क्या I लेस देन 10 है। फॉर लूप ऐसे चलता है, पहले I इक्वल टू 1, फिर कंडीशन चेक करी, मतलब अंदर का काम किया, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा। तो इंक्रीमेंट हम कर देते हैं I इक्वल टू I+1, ये भी 3 एड्रेस कोड है। अब क्या करना है हमें, अब चेक करनी है कंडीशन, तो हम कहते हैं इफ़ I लेस देन इक्वल टू 10, रिलेशनल ऑपरेटर, ये भी टाइप ऑफ 3 एड्रेस कोड था, मैंने आपको बताया था। गो टू L, अब L में जाएंगे और कहाँ से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, किस पोजीशन से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा इस पोजीशन से। हम क्या करेंगे, हमने I को इंक्रीमेंट कर दिया, अब वापस से सारा काम करना पड़ेगा और फिर T5 में T1 की वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। तो इस लाइन को मैं कह देता हूँ L, दिस लाइन इज L। तो इस लाइन पे हमें वापस से जाना पड़ेगा और पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, कब तक, जब तक I हमारा लेस देन 10 होगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, एरे का हमें एड्रेस कैसे इवेल्युएट करना है, और ये अभी हमने 1D एरे का किया है, अभी मैं 2D एरे का भी एक्सप्लेन करूँगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। और एक करेक्शन बता रहा हूँ, ये L जो होगा यहाँ पे होगा, क्योंकि हम ये T1, T2, T3 सब टेम्पररी वेरिएबल है, आफ्टर 1 लूप ये वैनिश हो जाएंगे। तो हमें जब गो टू L कह रहे हैं तो वापस से L पे जाना पड़ेगा और फिर T1 की वैल्यू दोबारा से इवेल्युएट करनी पड़ेगी। इस पार्ट को इग्नोर मारना ही, मैंने आपको बस एक्सप्लेन किया कि हमने 3 एड्रेस कोड कैसे निकाला फॉर 1D एरे। अब 2D एरे की बात करते हैं। सपोज यही क्वेश्चन होता और यहाँ पे IJ, 2 लूप लगे होते और IJ होता, ठीक है। तो 2D एरे की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये किसी भी चैनल में कहीं भी किसी भी प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन नहीं है, सिर्फ वन नाइट प्रेप में आपको मिलेगा। तो 2D एरे कैसे रिप्रेजेंटेड है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। 2D 2D एरे बना रहा हूँ, ये हमारी 4x5 की है, 4x5 की एक 2D एरे, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक रैंडम एलिमेंट है ये पोजीशन का, हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, इसका एड्रेस फाइंड करना है। तो ये आपने किया होगा, बट 3 एड्रेस में कैसे किया जाएगा वो आपको बता रहा हूँ। बेसिकली मैं आपको ये रिप्रेजेंटेशन बता दूंगा, इसको तो आप सिंपली 3 एड्रेस कोड में कर ही लोगे, जैसे मैंने अभी ऐसे कन्वर्ट किया, ये तो आप इजीली कर लोगे। मैं आपको बस ये निकाल के बताऊंगा। तो देखो क्या किया जाए, इसके लिए 2 रिप्रेजेंटेशन है हमारी, एक रो मेजर और एक कॉलम मेजर। रो मेजर का मतलब होता है कि पहले हम रोज भरेंगे, फिर नेक्स्ट रो पे आएंगे, मतलब पहले एक रो फिल करेंगे, फिर नेक्स्ट रो पे आएंगे, फिर सेकेंड रो फिल करेंगे, फिर थर्ड रो पे आएंगे। तो रो मेजर कहता है कि इस ऑर्डर में आपको अपनी एरे फिल करनी है। तो एक जनरल केस कंसिडर करता हूँ m×n का, ये एरे है m×n और हमें निकालना है aij। ij का मतलब क्या है, ये है रो और ये है कॉलम, कि ith रो और jth कॉलम के लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखिए, बेस एड्रेस में ऐड करेंगे, जैसे इसमें ऐड किया था, बेस एड्रेस में हम कुछ ऐड करेंगे। कितने सेल्स ऐड करने हैं हम ध्यान से देखो। अगर मैं इंडेक्सिंग देखो 0 1 2 3, अगर मैं सपोज सेकेंड रूम की बात कर रहा हूँ, सेकेंड रो की, अगर मैं सेकेंड रो वाले किसी एलिमेंट का एड्रेस निकाल रहा हूँ, इसका मतलब उससे पहले वाली रो सब फिल हो गई होगी क्योंकि रो मेजर है। अगर मैं सेकेंड रो की बात कर रहा हूँ 0 1 2, तो उससे पहले 2 रोज फिल हो गई होगी, मतलब ith रो के लिए I रोज फिल हो चुकी होगी। तो कितने एलिमेंट्स टोटल कवर हो गए होंगे, एक रो में n एलिमेंट्स है तो I रोज में n इंटू I एलिमेंट्स होंगे, तो I मल्टीप्लाई बाय n, इतने एलिमेंट्स मैंने कवर कर लिए और उनका साइज क्या होगा, इंटू W, ये साइज होगा। नेक्स्ट, अब मैं अगर jth कॉलम में खड़ा हूँ, ये मेरा jth कॉलम है, यानी कि 0 1 2 3 4 सेकेंड कॉलम है, तो इसका मतलब उससे पहले कि अब मैं इस रो में आ गया, ठीक है, ये ऑपरेशन करके मैं सेकेंड रो में आ गया। अब सेकेंड रो में एंटर करने के बाद भी आप देखो
कि मैं सेकंड कॉलम में हूँ, यानी उससे पहले 2 एलिमेंट्स मैं विजिट कर चुका हूँ, 2 एलिमेंट्स में फिल कर चुका हूँ, यानी कि जे मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, इतने एलिमेंट्स इतने साइज मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। जे मतलब किस कॉलम पे, जैसे 2 है तो 2 कॉलम वो ऑलरेडी विजिट कर चुका है, तो 2 इंटू डब्ल्यू, इतना उसको स्किप करके आगे आने पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, बेस एड्रेस प्लस आई रोज, उसमें एलिमेंट कितने होंगे, आई इंटू एन एलिमेंट्स होंगे, उसको मल्टीप्लाई किया डब्ल्यू साइज ऑफ डेटा टाइप, प्लस जे कॉलम्स वो छोड़ चुका है उस पर्टिकुलर रो में, तो जे इंटू डब्ल्यू, ये रो मेजर हमारा ऑपरेशन था। अब आपको उसको 3 एड्रेस में कन्वर्ट करना है, तो आप इंडिविजुअली डब्ल्यू को कहोगे साइज ऑफ इंट, और आप मल्टीप्लाई करके 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। अब सिमिलरली अगर एक कॉलम मेजर होता, तो कॉलम मेजर कैसे फिल करता है, कॉलम मेजर यहाँ बना देता हूँ एक छोटा सा, या इसी में एक्सप्लेन करता हूँ। कॉलम मेजर कैसे फिल करता है, वो कहता है कि पहले फर्स्ट कॉलम फिल होगा, उसके बाद सेकंड कॉलम फिल होगा, फिर थर्ड कॉलम फिल होगा, फिर हम उस एलिमेंट पे आएंगे। कॉलम मेजर नाम से पता चल रहा है कि कॉलम को हम प्रायोरिटी देंगे। तो अगर ए आई जे की बात कर रहे हैं हम, ए आई जे, तो बेस एड्रेस में क्या ऐड करेंगे, अगर मैं सेकंड कॉलम में खड़ा हूँ, यानी उससे पहले के 2 कॉलम विजिट कर चुका, यानी कितने एलिमेंट्स मैंने विजिट करे होंगे, जे इंटू एम, एक कॉलम में m एलिमेंट्स है, तो जे कॉलम्स में जे इंटू एम एलिमेंट होंगे, यानी जे मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू। ये देखो आप चेंज कैसे आया। अब मैं उस कॉलम में पहुंच गया, अब मैं एक पर्टिकुलर कॉलम में पहुंच गया। अब मैं रो की बात कर रहा हूँ, अगर मैं ith रो में खड़ा हूँ, ith रो में, तो उससे पहले कि i एलिमेंट्स को मैं विजिट कर चुका हूँ, यानी कि मुझे कितना साइज स्किप करना पड़ेगा, i मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू। तो ये आपका कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन आ गया एरे का। तो आप इसको सिंपली 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर सकते हो, ये सिंपली 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक बार 3D एरे का भी देख लेते हैं। बहुत कम चांसेस है एग्जाम में आने के, पर आ गया तो फिर उस टाइम लगेगा आपको एनालाइज करने में। तो 3D एरे क्या होती है, कलेक्शन ऑफ 2D एरेज। 3D एरे हमारा है कलेक्शन ऑफ 2D एरेज। तो इस टाइप का कुछ कलेक्शन होगा, हमारा जो 3D एरे है वो कलेक्शन ऑफ 2D एरे एक ब्लॉक के फॉर्मेट में। तो अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे के, तो आई का मतलब क्या होता है, किस ब्लॉक पे हम, कौन से ब्लॉक पे है, कि फर्स्ट ब्लॉक यानी फर्स्ट 2D एरे पे है, सेकंड 2D पे एरे पे है, 0th 2D एरे पे है, तो ब्लॉक बताता है। जे क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक पे जब हम आ गए तो उसके किस रो पे है, और के बताता है किस कॉलम पे है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी एड्रेसिंग होती है। एक जनरल 3D एरे ले लेते हैं, m क्रॉस n क्रॉस p की, हमारे पास m क्रॉस n क्रॉस p की है। तो इसमें भी हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, रो मेजर और कॉलम मेजर। तो पहले रो मेजर समझते हैं, कॉलम मेजर फिर तुरंत समझ आ जाएगा। तो रो मेजर कैसे एनालाइज करें, देखो अब मान लो कि मैं निकालना चाह रहा हूँ A 2 3 4 का, ठीक है। इसका मतलब है मैं सेकेंड ब्लॉक पे हूँ, सेकेंड ब्लॉक का मतलब है मैं 0th ब्लॉक और फर्स्ट ब्लॉक विजिट कर चुका, 0th ब्लॉक और फर्स्ट ब्लॉक विजिट कर चुका। तो एक बात बताओ, एक ब्लॉक में यानी एक 2D एरे में कितने एलिमेंट है, m क्रॉस n। एक 2D एरे में m क्रॉस n एलिमेंट है। तो जब मैं 2 ब्लॉक्स विजिट कर चुका, यानी 2 2D एरे विजिट कर चुका, तो मैं कितने एलिमेंट्स को विजिट कर चुका, 2 मल्टीप्लाई बाय m क्रॉस n, 2 मल्टीप्लाई बाय m क्रॉस n। और अगर जनरल का निकालना है तो क्या होगा, i मल्टीप्लाई बाय m क्रॉस n। इतने एलिमेंट्स पे विजिट कर चुका अगर मैं सेकंड ब्लॉक पे खड़ा हूँ, ठीक है, या ith ब्लॉक पे खड़ा हूँ। और ये सब बेस एड्रेस में ऐड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका मतलब मैं उस 2D एरे पे आ गया जिसकी बात कर रहा हूँ, मैं अपने सारे ब्लॉक्स विजिट करके मैं उस पर्टिकुलर 2D एरे में आ गया। अब इसके बाद तो वही सेम कंसेप्ट है, अगर रो मेजर है, मैं पहले रो भर रहा हूँ और एक पर्टिकुलर एलिमेंट की मुझे निकालनी है, तो उससे पहले के सारी रोज को मैं विजिट कर चुका हूँ। यानी कि यहाँ पे हमारी रोज को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे आई से, यहाँ पे हम कर रहे हैं जे से, तो मैं कितनी रोज विजिट कर चुका हूँ, जे मल्टीप्लाई बाय एन एलिमेंट्स को मैं विजिट कर चुका हूँ। मतलब जे रोज विजिट करी, उसमें एलिमेंट कितने होंगे, जे क्रॉस एन, जैसे उसमें निकाला था। ये सब इनटू डेटा टाइप का इनटू डब्ल्यू भी होगा, बट मैं लास्ट में कर दूंगा, एक एक को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करने की, जैसे इसमें डब्ल्यू था तो मैं डब्ल्यू को कॉमन निकाल लूँगा, ठीक है। अब मैंने वो रो पे आ गया, इस पर्टिकुलर रो पे आ गया। नेक्स्ट क्या करना है, कितने कॉलम जंप करूँ, के कॉलम्स जंप करने पड़ेंगे। तो क्या करूँगा, प्लस के, जैसे मैं प्लस जे किया था इसमें प्लस के,
और ये पूरा मल्टीप्लाई होगा किससे, W से। तो ये हमारा हो गया रो मेजर रिप्रेजेंटेशन। अब सिमिलरली अगर कॉलम मेजर निकालना है, कॉलम मेजर निकालना है, कॉलम मेजर तो अब तो बहुत सिंपल लगेगा आपको। तो हम क्या करेंगे, बेस एड्रेस में पहले तो ऐड करना पड़ेगा। ये चीज़ तो सेम रहेगी कि हमें ब्लॉक्स जंप करने पड़ेंगे, तो ये पार्ट तो सेम रहेगा, I मल्टीप्लाई बाय M मल्टीप्लाई बाय N, ये तो सेम रहा। नेक्स्ट, अब कॉलम मेजर है तो यानी पहले कॉलम्स भरेंगे, फिर हम इस इंडेक्स पाएंगे। तो क्या किया जाएगा, J मल्टीप्लाई बाय M, यहाँ पे J था, यहाँ पे K है, यहाँ पे J था, यहाँ पे K है, तो हम K एलिमेंट्स को पहले विजिट करेंगे। ये kth कॉलम है हमारा ये कौन सा है, kth कॉलम है। तो इससे पहले कि K कॉलम्स हम विजिट कर चुके, तो कितने एलिमेंट्स हमने विजिट करे होंगे, K इंटू M, और प्लस कितनी रोज हम विजिट करेंगे इस एलिमेंट। अब हम एक पर्टिकुलर कॉलम पे आ गए जैसे उसमें आए थे, तो उससे पहले कितनी रोज विजिट करेंगे, J रोज विजिट करेंगे, और ये पूरा मल्टीप्लाई होगा W से। तो ये आपका 3D एरे का रिप्रेजेंटेशन हो गया, बोथ रो मेजर कॉलम मेजर। अब आप इसको सिंपली 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको 1D एरे का करके बताया था। बहुत बेसिक सा था, किसी भी प्लेलिस्ट में नहीं है तो इसको ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देखिएगा, बट आ ही गया होगा एक बार में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि 3 एड्रेस कोड को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अभी तो हमने लिख दिया, पर कंपाइलर्स को ऐसे थोड़ी स्टोर करेगा। मैंने आपको बताया कि रजिस्टर्स है, तो इनको स्टोर कैसे करता है, एक टैबुलर फॉर्म में स्टोर करता है। 3 टाइप होते हैं, उनको अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि 3 एड्रेस कोड को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। 4 तरीके होते हैं, क्वाड्रपल, ट्रिपल और इनडायरेक्ट ट्रिपल, तीनों को समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक गिवन स्टेटमेंट है, A इक्वल टू B स्टार माइनस C प्लस B स्टार माइनस C। इसको पहले हमें 3 एड्रेस कोड तो बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही तो हम स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले 3 एड्रेस कोड बनाते हैं। तो माइनस C को मैं असाइन करूँ T1 हो गया यूनरी माइनस C। उसके बाद T2 हो गया B मल्टीप्लाई बाय T1, तो T1 की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है B। नेक्स्ट T3 हो गया सिमिलरली यूनरी माइनस C। T4 हो गया B मल्टीप्लाई बाय T1। अब आप कहोगे कि आप जब यूनरी माइनस C ऑलरेडी हो गया था तो आपने दोबारा से इसको क्यों किया, इसी T1 वैल्यू को यूज़ कर लेते। इसलिए दोबारा से किया क्योंकि इसको नहीं पता, ICG को नहीं पता कि ये C और ये C सेम है, उसको नहीं पता, वो अलग से इसको स्टोर करेगा। ये कोड ऑप्टिमाइजेशन में आता है, जो कि नेक्स्ट फेज है, वो उसको ऑप्टिमाइज करेगा और देखेगा कि ये तो सेम C है। अभी भी जब हम डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बनाएंगे तो उसमें भी आप देखोगे कि इसको ऑप्टिमाइज कर देगा, बट 3 एड्रेस कोड में एज सच कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं करता। तो B इंटू T1, T4 हो गया। अब हमें ये दोनों वैल्यूज मिल गई, हम क्या करेंगे, A के अंदर स्टोर कर देंगे T2 प्लस T4, A इक्वल टू T2 प्लस T4। तो हमारे पास ये टोटल 5 स्टेटमेंट आई। आप चाहो तो एक और वेरिएबल बना सकते हो T5, एक T5 बना के फिर लास्ट में कह सकते हो A इज इक्वल टू T5, इस टाइप से भी आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ नंबरिंग कर देता हूँ, ये 0th 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल 6 स्टेटमेंट्स हमारे पास आई। आप चाहो तो डायरेक्ट A भी लिख सकते थे, बट मैंने क्लियरली उसको दिखाने के लिए अलग से एक वेरिएबल ले लिया, अलग से रजिस्टर ले लिया। ठीक है, अब देखते हैं क्वाड्रपल क्या होता है। क्वाड्रपल जैसे कि नाम से पता चल रहा है, 4 टपल होंगे, यानी 4 वैल्यूज होंगे। क्या क्या, ऑपरेटर, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2 और रिजल्ट। सबसे बेसिक तरीका है इसको स्टोर करने का और सबसे बढ़िया तरीका है इसको स्टोर करने का कि 3 एड्रेस कोड में क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है, 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और रिजल्ट होता है, तो बस उसको वो स्टोर करेगा। देखते हैं, जैसे 0th स्टेटमेंट, ये क्या है, स्टेटमेंट नंबरिंग है, 3 एड्रेस कोड की स्टेटमेंट की नंबरिंग है। तो 0th में हम क्या करेंगे, ऑपरेटर क्या है हमारा, यूनरी माइनस, तो यहाँ डाल दिया। आर्ग्यूमेंट 1 क्या है, C। आर्ग्यूमेंट 2 है, नहीं है, उसको एम्प्टी छोड़ दो। रिजल्ट क्या है, T1 में हमने उसको स्टोर कर दिया। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, B मल्टीप्लाई बाई T1। तो ऑपरेटर क्या है, मल्टीप्लीकेशन, आर्ग्यूमेंट 1 क्या है B, आर्ग्यूमेंट 2 क्या है T1, ये वाला T1, उसको स्टोर किस में किया, T2 में स्टोर किया। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, यूनरी माइनस हो रहा है, आर्ग्यूमेंट 1 क्या C, आर्ग्यूमेंट 2 है ही नहीं, कहाँ स्टोर किया, T3 में स्टोर किया। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन किसका, B और T3 का, सॉरी यहाँ पे T3 आना चाहिए था, B और T3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और कहाँ स्टोर कर रहे हैं इसको, T4 में। फोर्थ स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, एडिशन किसका, T2 का और T4 का, कहाँ स्टोर कर रहे हैं इसको, T5 में। ठीक है,
नेक्स्ट फिफ्थ स्टेटमेंट क्या हो रहा है, कॉपी, असाइनमेंट हो रहा है, बेसिकली असाइनमेंट हो रहा है, किसका, ए को असाइन कर रहे हैं आर्गुमेंट 1, और किस में असाइन कर रहे हो, या ऐसे समझो T5 को असाइन कर रहे हैं, सेकंड आर्गुमेंट नहीं है और रिजल्ट क्या है ए, तो ए के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं। तो ये इसका क्वाड्रपल बन गया, बहुत ही बेसिक है और सबसे बेस्ट तरीका, जैसे कि मैंने आपको बताया। ट्रिपल क्या बोलता है, ट्रिपल बोलता है कि रिजल्ट को सेपरेटली आप स्टोर मत करो, आप इस स्टेटमेंट नंबर को यूज़ करो। मतलब यूनरी माइनस को स्टेटमेंट नंबर 0 में हमने असाइन किया, तो T1 की जगह स्टेटमेंट 0 लिख दो आप, तो एक कॉलम हमारा रिड्यूस हो जाएगा। आप स्टेटमेंट नंबर का यूज़ करो, जो ये स्टेटमेंट नंबर्स है ना, इनका यूज़ करो, ये जो आपने स्टेटमेंट नंबर असाइन करे इनका यूज़ करो। तो कैसे देखो, 0 पहला ऑपरेटर क्या था, यू माइनस, और आर्गुमेंट 1 क्या था, सी, आर्गुमेंट 2 था नहीं, और हमने किस में असाइन किया, स्टेटमेंट 0 के अंदर ही असाइन कर दिया। मतलब हमने ये पर्टिकुलर कॉलम ले लिया टू स्टोर द रिजल्ट, हमने रिजल्ट के लिए अलग से कॉलम नहीं बनाया, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा मेमोरी को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट अब स्टेटमेंट नंबर 1 देखते हैं। 1 में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बी T1 और T2 में स्टोर हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, बी और T1 क्या था, रिजल्ट ऑफ स्टेटमेंट 0, तो हम सिंपली कह देंगे स्टेटमेंट 0, उस कॉलम को हम यूज़ कर लेंगे, स्टेटमेंट 0। नेक्स्ट सेकंड में क्या हो रहा है, यूनरी माइनस सी, यूनरी माइनस और सी, और कुछ नहीं हो रहा। थर्ड में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी एंड T3, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी एंड T3 क्या था, रिजल्ट ऑफ सेकंड स्टेटमेंट, T3 था रिजल्ट ऑफ सेकंड स्टेटमेंट, तो उसी को डायरेक्टली यूज़ कर लिया जाएगा, हम एक अलग से हमने कॉलम नहीं बनाया। नेक्स्ट फोर्थ क्या था, फोर्थ था एडिशन ऑफ T2 एंड T4, एडिशन ऑफ T2 क्या था, रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट यानी डायरेक्टली वन स्टेटमेंट, और T3 क्या था, रिजल्ट ऑफ सेकंड स्टेटमेंट, सॉरी T4 क्या था, रिजल्ट ऑफ थर्ड स्टेटमेंट, डायरेक्टली हमने वही यूज़ कर लिया। नेक्स्ट इक्वल टू, हमारी फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है, इक्वल टू, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है हमारा, T5, और उसको कहाँ स्टोर कर रहे हैं, ए में, तो यहाँ सिंपली 5 में वो स्टोर हो जाएगा। फाइनली हमें जो यूज़ करना होगा 5 को ही हम यूज़ कर लेंगे। तो ये आपका था ट्रिपल का कंसेप्ट। अब इनडायरेक्ट ट्रिपल क्या होता है वो समझते हैं। इनडायरेक्ट ट्रिपल में आप देखो, ये तो सेम टेबल है, ये एज इट इज सेम टेबल है, कोई चेंजेस नहीं है। एक एक्स्ट्रा टेबल ऐड हुई है, लिस्ट टू पॉइंटर्स टू द टेबल। क्या चीज़ है, अब देखो ध्यान से, ट्रिपल सबसे बेकार तरीका स्टोर करने का। क्यों, हम स्टेटमेंट नंबर्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, स्टेटमेंट नंबर्स का। मान लो कि स्टेटमेंट नंबर्स में कहीं चेंज आ गया, कहीं शफलिंग आ गई, या मैंने कहीं एक एडिशन कर दिया किसी स्टेटमेंट का, मेरे को कहीं ऐड करनी पड़ेगी वो स्टेटमेंट, तो होगा क्या, सपोज मैंने इस पोजीशन पे एक स्टेटमेंट ऐड कर दी, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी फोर्थ बन जाएगी, फोर्थ हमारी फिफ्थ बन जाएगी, फिफ्थ हमारी सिक्स्थ बन जाएगी। पूरी टेबल गड़बड़ हो गई, पूरी टेबल बेकार हो गई, क्योंकि वो स्टेटमेंट नंबर्स पे बेस्ड थी। तो उसने क्या बोला, हमारे इनडायरेक्ट ट्रिपल ने ये बोला कि आप स्टेटमेंट नंबर पे तो डिपेंड कर रहे हो, बट स्टेटमेंट नंबर का आप एड्रेस पे डिपेंड करो। मतलब इस सेकंड स्टेटमेंट का जो एड्रेस है, यानी कि बेसिकली रजिस्टर, उस पर डिपेंड करो। इनडायरेक्ट ट्रिपल क्वाड्रपल और ट्रिपल दोनों को मर्ज करके बना हुआ है। तो इनडायरेक्ट ट्रिपल क्या बोलता है, आप स्टेटमेंट नंबर पे नहीं, स्टेटमेंट के एड्रेस पे डिपेंड करो। यानी कि आप सिंपली आपने नंबरिंग करी, जैसे कि हमने कहा स्टेटमेंट नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 स्टेटमेंट थे हमारे पास ओरिजिनली, ठीक है। उसको मैं स्टोर करूंगा किसी एड्रेस पे, उसको मैं स्टोर करूंगा किसी एड्रेस पे। किस एड्रेस पे, मैंने उसको एक रैंडमली अपने हिसाब से स्टेटमेंट नंबर असाइन किया, जो कि फिक्स रहेगा, जो कभी चेंज नहीं होगा। ये चेंज हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट 0 हमेशा एक पर्टिकुलर नंबर के साथ एसोसिएटेड रहेगा। तो मान लो मैंने उसको 0 को एसोसिएट किया 14 के साथ, 15, 16, 17, 18 एंड 19। तो मैंने अपने से ये एड्रेसेस चूज करे। मैंने कहा 0 स्टेटमेंट जो है उसको मैं 14 स्टेटमेंट पे एलोकेट कर दूंगा मेमोरी। तो ये अगर ये नंबरिंग चेंज हुई तो कभी उसका एड्रेस चेंज नहीं होगा, एड्रेस फिक्स रहेगा। बाकी सेम है। अब 0 की जगह बस आप 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये एज इट इज़ बनेगी। तो आप एज इट इज़ बना दो, u माइनस सी, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन b, और 0 नहीं आएगा, इधर आएगा 14, क्योंकि हम फिर 14 का यूज़ करेंगे। अब सब एड्रेसेस है, 14, 15 ये सब क्या है, ये एड्रेस है, ये एड्रेस, और ये स्टेटमेंट नंबर था हमारे 3 एड्रेस कोड का, ये स्टेटमेंट नंबर था, और 14, 15, 16 के सब एड्रेस है। नेक्स्ट क्या होगा, यूनरी माइनस सी, उसके बाद क्या, मल्टीप्लीकेशन b, और 2 का यूज़ हो रहा था, अब 2 का यूज़ नहीं होगा, 16 का यूज़ होगा। नेक्स्ट
एडिशन हो रहा है किसका, 1 and 3 का, 1 and 3 का नहीं होगा, 15 और 17 का होगा, 15 and 17। नेक्स्ट इक्वल टू T5 और सॉरी T5 नहीं, यहाँ भी T5 नहीं आएगा, T5 किसका रिजल्ट था, 4th स्टेटमेंट का, तो यहाँ 4th स्टेटमेंट यूज होगी। सिमिलरली 4th स्टेटमेंट क्या थी, 18th, तो यहाँ 18th यूज होगा। आई होप आपको पूरी कहानी समझ आई होगी कि कैसे हम ICG को स्टोर करते हैं, 3 एड्रेस कोड को हम स्टोर करते हैं। तो ये तरीका था 3 एड्रेस कोड को स्टोर करने का। ऑलमोस्ट सब कवर हो गया। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है, 2 मिनट का टॉपिक है, अब एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ देखते हैं। एक हमें एक्सप्रेशन गिवन है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले इसका सिंटैक्स ट्री बनाते हैं, एक सिंपल सिंटैक्स ट्री, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री हमारा क्या बनेगा वो देखते हैं। तो राइट से स्टार्ट करते हैं, जैसे ही आपको ठीक लगे। सबसे पहले इक्वल टू है, तो इक्वल टू के एक साइड x होगा, इक्वल टू ऑपरेटर के एक साइड होगा a नहीं होगा, क्योंकि याद करो जो इंटरनल नोड्स होते थे डायरेक्टेड एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री में, वो सारे ऑपरेटर होते थे और लीव्स होती थी हमारे ऑपरेंड्स, ठीक है। तो ये साइन होगा प्लस से, प्लस के एक साइड होगा a। सेकेंड साइड क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, जिसके एक साइड होगा a। बेसिकली मैंने अभी क्या लिखा, x इक्वल टू a प्लस क्या, ये पूरी चीज़, a प्लस ये पूरी चीज़, तो ये लिखनी पड़ेगी, ये लिख देते हैं। तो b माइनस सी निकालेंगे, उसका रिजल्ट मल्टीप्लाई होगा a से, वो ऐड होगा a प्लस में। नेक्स्ट क्या है, ये जो पूरा रिजल्ट आया वो हमारा ऐड हो रहा है एक और प्लस में, तो इसका मुझे एक प्लस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इधर, ऐसे प्लस, ये कनेक्टेड होगा इससे, और फाइनली जो रिजल्ट आएगा उसको हमें ऐड करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ d एंड माइनस ऑफ b एंड c। आप चेक कर लो, बिल्कुल सही होगा। x इक्वल टू a प्लस किस में ऐड कर रहे हैं हम, a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी, इसको ऐड कर रहे हैं, और ऐड कर रहे हैं साथ में b माइनस सी मल्टीप्लाई बाय d। ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया, ये है एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, ठीक है। अब देखो इसका डिसएडवांटेज क्या है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि देखो काफ़ी रिपीटेड चीज़ें हो रही है, जैसे कि b माइनस सी, ये b माइनस सी, ये रिपीटेड है, सिंपली a, और एक और चीज़ a प्लस, मतलब यहाँ भी a आ रहा है, यहाँ भी a आ रहा है, 2 बार a आ रहा है, तो हमें 2 अलग अलग लीव्स बनानी पड़ रही है। तो ज़बरदस्ती हमारा जो ग्राफ है वो बहुत बड़ा हो रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं उसका कन्वर्जन कैसे है। देखिए x इक्वल टू वाला पार्ट इग्नोर मारते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, फाइनली वो इक्वल टू में असाइन हो जाएगा। तो देखो उल्टा स्टार्ट करते हैं, b माइनस सी तो है, b माइनस सी, और डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है, मतलब b और c को मैं सप्लाई कर रहा हूँ माइनस साइन को, b माइनस सी आ गया। अब ये जो रिजल्ट है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, a से। ये जो रिजल्ट है ये मल्टीप्लाई हो रहा है a से। दूसरी चीज़, यही रिजल्ट मल्टीप्लाई हो रहा है d से। इस ही रिजल्ट को मैंने सप्लाई कर दिया सेम दूसरे मल्टीप्लिकेशन साइन को, जिसको हमने मल्टीप्लाई करा d से। तो आप देखो मैंने ये जो रिपीटिशन था इसको अवॉइड किया। नेक्स्ट a मल्टीप्लाई हो गया। अब यही a प्लस हो रहा है, किससे प्लस हो रहा है, ये जो रिजल्ट आया होगा इसमें प्लस हो रहा है, और फाइनली ये प्लस हो रहा है किसमें, जो ये वाला रिजल्ट आया b माइनस सी प्लस डी, ये भी तो ऐड हो रहा है। तो ये ऐड किसके साथ हो रहा है, इसके साथ। तो आई होप आपको क्लियर होगा डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ हमारा, कि हमने कैसे बनाया, b माइनस सी, इसका रिजल्ट हमने सप्लाई किया जहाँ जहाँ ये रीयूज हो रहा था, सिंपली a को हमने सप्लाई किया जहाँ जहाँ ये रीयूज हो रहा था। तो ये था डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। एग्जाम में आता नहीं है इतना, बट फिर भी आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। और अगर आता है तो 90% चांस है कि यही क्वेश्चन दे देते हैं एग्जाम में, यही पूछ लेते हैं कि इसका डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बनाओ। तो आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ तक अगर आपको सब कुछ समझ आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है हम लोगों की, तो कमेंट्स में भी बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कोड ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।